प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शक्ति संतुलन के बारे में। शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है, शक्ति संतुलन की क्या विशेषताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन के कौन कौन से साधन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए शक्ति संतुलन की अवधारणा की राजनीतिक वैज्ञानिकों ने किस तरह से आलोचना की है, बैलेंस ऑफ पावर, इट्स मीनिंग, इट्स फीचर, इट्स मेथड एंड इट्स इवेल्युएशन। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में परिचय करवाऊंगा मैं आज आपको। शक्ति संतुलन राजनीति विज्ञान की एक प्राचीन धारणा है। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य विषय क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति में संचय एवं अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों का यह प्रयास रहता है कि शक्ति की लगभग तुल्य भारिता बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य पूर्णता शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो सकता। शक्ति संतुलन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। शक्ति संतुलन एक गतिशील व्यवस्था है। ये नीचे शक्ति संतुलन का चित्र दिया गया है, जिसमें एक तरफ एक तराजू के दो पलड़े जो हैं वो बिल्कुल समान दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बैलेंस बिल्कुल सही है, दोनों पलड़े जो हैं बराबर है। लेकिन इसमें जो है ये जो है एक आदर्श स्थापित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के बीच इसी तरह से शक्ति का बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में शक्ति का बैलेंस नहीं है, बल्कि जो एक पलड़ा है वो ज़्यादा झुका हुआ है और दूसरा पलड़ा जो है वो उठा हुआ दिखाई देता है। यानी इधर शक्ति ज़्यादा है और इधर शक्ति कम है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है, सच्चाई है कि दुनिया में राष्ट्रों के जितने समूह हैं उनके बीच जितना भी शक्ति संतुलन है वो वास्तविक नहीं है। जिस तरह से हम तराजू के दो पलड़ों के बीच एक तरफ वजन रखते हैं और दूसरी तरफ सामान रखते हैं और बराबर तुल्य भारिता करते हैं, वैसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। प्रश्न उठता है कि शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है। शक्ति संतुलन एक प्रकार से शक्ति का संतुलन है। और शक्ति संतुलन से पहले हमें संतुलन शब्द का अर्थ जानना होगा। संतुलन का मतलब है कि तराजू के दो पलड़े जो है वो लगभग बराबर हैं, या किसी प्रकार से दो पक्ष उनकी शक्ति बराबर हो तो उसे संतुलन कहते हैं। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र या राष्ट्र समूहों में शक्ति की लगभग तुल्य भारिता हो, यानी दो या दो से अधिक जितने पक्ष हैं उनमें शक्ति को लेकर के लगभग जो है तुल्य भारिता होना चाहिए, बराबर की क्षमता होनी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, राष्ट्रों की एकता व अखंडता बनी रही। अगर एक पक्ष ज़्यादा मजबूत है, दूसरा पक्ष कमज़ोर है, तो वहाँ युद्ध संभावित है। दोनों पक्ष लगभग बराबर के हैं तो टकराव की, हिंसा की, नुकसान की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए युद्ध साधारण परिस्थितियों में युद्ध नहीं होता, विशेष परिस्थितियों में ही युद्ध होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विद्वानों ने कहा है कि शक्ति संतुलन जो है वो राष्ट्रों के बीच एक प्रकार से शक्ति की तुल्य भारिता है। शक्ति संतुलन के विषय में सिडनी फे ने परिभाषा दी है। सिडनी फे का मानना है कि राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्यायपूर्ण तुल्य भारिता, जो किसी राष्ट्र की अन्य राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके। यानी राष्ट्रों की जो शक्ति है उसमें न्यायपूर्ण तुल्य भारिता होनी चाहिए, पलड़े लगभग बराबर होने चाहिए और किसी राष्ट्र की
अन्य राष्ट्र पर इच्छा लादने रोक उसकी। यानी एक राष्ट्र या राष्ट्र समूह इतना शक्तिशाली ना हो कि वो दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र समूह पर जबरदस्ती अपने निर्णय लाद सके। दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों में राष्ट्र समूह में अगर शक्ति की तुल्य भारिता लगभग बराबर है तो उनके बीच जो है संतुलन बना रहता है, उनके बीच शांति बनी रहती है, उनकी एकता अखंडता सुरक्षित रहती है। इसी तरह की परिभाषा सलीचर ने दी है। सलीचर मानते हैं कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति क्या है? एक प्रकार से एक व्यक्ति की एक समुदाय की दूसरे व्यक्ति या समुदाय से उसकी शक्ति संबंधित है, संबंध है दोनों का आपस में। सलीचर मानते हैं कि ये सापेक्ष शक्ति जो है अगर बैलेंस में बनी रहती है तो राष्ट्रों के बीच शांति सुरक्षा सुव्यवस्था बनी रहती है। मार्गन तो कहते हैं कि शक्ति संतुलन उस वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शक्ति का विभाजन लगभग समान हो। यानी राष्ट्रों के मध्य शक्ति का विभाजन समान करने के लिए मार्गन तो कहते हैं कि यह वास्तविक स्थिति की ओर संकेत करता है कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति का विभाजन जो है लगभग समान हो। हालांकि मार्गन तो मानते हैं कि शुद्ध रूप से जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, उनमें एक में सामान होता है दूसरे में वजन होता है, और हम बराबर वजन तोल लेते हैं, किलोग्राम ग्राम, लगभग जो पूर्णतः तुल्य भारिता है वैसी तुल्य भारिता जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है। इसलिए मार्गन्थो ने लगभग समान शब्द का याद दिया है। कोई भी दो राष्ट्र या राष्ट्र समूह जो प्रतिद्वंदी है, हम उसमें एक्यूरेटली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक राष्ट्र या राष्ट्र समूह में कितनी शक्ति है और दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र समूह में एग्जैक्ट कितनी शक्ति है। पामर और परकिंस कहते हैं कि शक्ति संतुलन तराजू के दो पलड़ों द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति है। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन पैदा होता है। पामर और परकिंस मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन उसी प्रकार से है जिस तरह से तराजू के दो पलड़े अगर उनमें वजन बराबर है तो उनकी जो है ऊंचाई, उनका बैलेंस जो है वो समान दिखाई देगा। अगर एक पलड़े में ज़्यादा वजन है और दूसरे पलड़े में कम है तो वो एक तरफ जो है झुका हुआ दिखाई देगा। इसी को बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। शक्ति संतुलन के विषय में फेनलोन ने परिभाषा दी है कि शक्ति संतुलन एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों को इतना शक्तिशाली ना बनने दें कि वह भय का कारण बन जाए। यानी फेनलोन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राष्ट्र या राष्ट्र समूह दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र समूह को जो प्रतिद्वंदी है वो उसको इतना आगे बढ़ने नहीं देता, इतना पावरफुल नहीं होने देता कि आने वाले समय में वो उसकी शांति सुरक्षा एकता अखंडता संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए। क्लॉड भी शक्ति संतुलन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। यानी एक प्रकार से क्लॉड ने स्वतंत्र राज्यों की ओर इशारा किया कि वो आपसी शक्ति संबंधों को किसी थर्ड कंट्री या थर्ड समूह के हस्तक्षेप के बिना ही संचालित करते हैं। इसका मतलब उनके बीच शक्ति संतुलन है। कोई राष्ट्र ज़्यादा बड़ा और कोई राष्ट्र ज़्यादा छोटा नहीं है, कोई राष्ट्र ज़्यादा शक्तिशाली और कोई राष्ट्र ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तभी जो है बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार ये एक विकेंद्रित व्यवस्था है। विकेंद्रित का मतलब है एक स्थान पर शक्ति केंद्रित नहीं है, एक राष्ट्र या राष्ट्र समूह में शक्ति केंद्रित नहीं है, बल्कि शक्ति हर जगह विकेंद्रित है, बटी हुई है, विभाजित है, जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथ में रहती है। शक्ति संतुलन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, शक्ति संतुलन की कुछ पहचान है।
राजनीतिक विद्वानों ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, वो हम इसकी बहुत सारी बातों से जान सकते हैं कि क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन है। शक्ति संतुलन की पहली पहचान परिवर्तनशीलता की। राजनीतिक वैज्ञानिक मानते हैं कि शक्ति संतुलन हमेशा परिवर्तनशील होता है। विश्व के राजनीतिक इतिहास से पता चलता है कि शक्ति संतुलन की प्रकृति परिवर्तनशील है। जिस तरह से किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तन होता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राष्ट्रों के बीच शक्ति की तुल्यभारिता में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण दिया जा सकता है 1945 से 1991 के बीच सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन बना रहा, लेकिन 1991 में साम्यवादी और पूंजीवादी गुट के बीच शक्ति संतुलन परिवर्तित हो गया, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया। लगभग 15 देश यूएसएसआर से स्वतंत्र हो गए और अमेरिका जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो यूनिपोलर होगा, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था होगी। यानी शक्ति का संतुलन है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे कि 1971 के समय जो शक्ति संतुलन था भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, उस समय अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, रूस भारत का साथ दे रहा था और शक्ति संतुलन बना हुआ था। लेकिन वो शक्ति संतुलन जो है आज नहीं है। आज के समय में चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, अमेरिका भारत का साथ दे रहा है, तो शक्ति संतुलन के स्वरूप में बदलाव आ गया है। तो ये शक्ति संतुलन की पहली पहचान है, उसका लक्षण है, उसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता तुल्यभारिता की है। शक्ति संतुलन से राष्ट्रों के संबंधों में भी लगभग तुल्यभारिता रहती है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया में भारत, अमेरिका और पाकिस्तान, चीन के बीच अनौपचारिक शक्ति संतुलन है। शक्ति संतुलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पूर्ण तुल्यभारिता का असंभव होना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन इस तरह से तुल्यभार नहीं हो सकता, दोनों पलड़े बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह से एक तराजू में हम एक तरफ सामान रखते हैं और दूसरी तरफ वज़न रखते हैं, बड़े वज़न रखते हैं 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, दूसरी तरफ 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम छोटा जो वेट है वो रखते हैं, तो उससे एक पलड़े में जो सामान रखा गया है उसकी पूर्णता नापतोल हो जाती है, पूर्णता तुल्यभारिता हो सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों या दो प्रतिद्वंदी राष्ट्र समूहों के बीच लगभग तुल्यभारिता नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति का कोई पैमाना, भौतिक पैमाना नहीं है। इसे लीटरों में, मीटर में, किलोग्राम में नहीं नाप सकते। इसलिए राष्ट्रों के मध्य पूर्ण रूपेण तुल्यभारिता संभव नहीं है। जैसे रूस और अमेरिका के बीच इस समय भी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कोल्ड वार जैसी सिचुएशन है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि रूस कितना शक्तिशाली है और अमेरिका कितना कमज़ोर है, या अमेरिका कितना शक्तिशाली है और रूस कितना कमज़ोर है। मोटे तौर पर लगभग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस देश का कितना आर्थिक विकास है, कितनी जीडीपी है, कितने परमाणु हथियार है, कितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसका जो लोगों का नेशनल कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी किस प्रकार की है, मिलिट्री किस प्रकार की है, अस्त्र शस्त्र मिलिट्री के पास किस प्रकार के हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम कंपैरेटिव स्टडी करके मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाते हैं। पूर्ण तुल्यभारिता जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है संभव है। शक्ति संतुलन की एक बड़ी विशेषता ये है कि युद्ध या संकट के समय हमें पता लगता है कि शक्ति संतुलन सही है या नहीं है। यानी शांति काल में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों या राष्ट्र समूह में किस तरह का शक्ति संतुलन है। वास्तविक शक्ति संतुलन युद्ध के समय ही पता चलता है।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों में शक्ति संतुलन बिगड़ने से धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ। धुरी राष्ट्रों की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की जीत ने शक्ति संतुलन की वास्तविक पहचान की। तो शक्ति संतुलन में मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी मिला। जैसे फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष चला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आरंभ में ये लगता था कि यूक्रेन जो है एक छोटा देश है और लंबे समय तक रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन पिछले 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से यूक्रेन अपनी तबाही के बावजूद जो है रूस के हर प्रकार के एग्रेशन का काउंटर बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है। तो युद्ध के समय हमें पता चलता है, संकट के समय हमें पता चलता है कि कौन सा राष्ट्र कितना शक्तिशाली है। इसी तरह अरब इजराइल संकट का हम देख सकते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो इजराइल इसमें कभी हारता नहीं है। इजराइल छोटा सा देश है और गल्फ के खाड़ी के बहुत सारे देश मिलकर के भी उसको अब तक मात नहीं दे सकी है। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन का है। युद्ध के समय हमें पता लगता है कि प्रतिद्वंदी राष्ट्रों या राष्ट्र समूहों में किसकी शक्ति ज़्यादा है, किसकी शक्ति कम है। शक्ति संतुलन में बड़ी शक्तियों की निर्णायक भूमिका रहती है। बड़े राष्ट्र जो है कई बार बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छोटे राष्ट्र तराजू के छोटे ग्राम वजन की तरह बड़े राज्यों के पिछलग्गू बने रहते हैं। जैसे तराजू के अंदर जो है एक बड़ा वजन डाल दिया जाता है, 5 किलो का वेट डाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ हम छोटे छोटे वज़न डालते हैं तो बहुत आसानी से उसको बैलेंस नहीं कर पाता। एक बड़े वज़न का वेट तराजू में बैलेंस जांचने के लिए छोटे जो वज़न है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्र ज़्यादा पावरफुल है, विकसित है, वो राष्ट्र जो है छोटे राष्ट्रों के प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़े राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की दशा व दिशा को बदलने की प्रभावशाली भूमिका रखते हैं। छोटे राष्ट्र लघु वजन की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति के पलड़ों को संतुलित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड जो पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं, 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इस संगठन की स्थापना में अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उन्होंने 14 सूत्री शांति कार्यक्रम किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। उस समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंग्लिश प्रधानमंत्री चर्चिल और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। बड़े राष्ट्रों की निर्णायक भूमिका रहती है बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित करने में। छोटे राष्ट्रों में जब भी युद्ध होता है तो बड़े राष्ट्र जो है वो किसी एक पक्ष को अपने पक्ष को स्वीकार करते हैं और उस पक्ष के द्वारा ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब भी भारत और पाकिस्तान पर तनातनी होती है तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली चाइना पाकिस्तान का पक्ष लेता है, अमेरिका भारत का पक्ष लेता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो है बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है, शक्ति का संतुलन हो जाता है। शक्ति संतुलन की एक बड़ी पहचान राष्ट्र हित पर आधारित होना है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही अपने शक्ति समूह का चयन करता है। शक्ति आधारित समूह की एकता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति तक बनी रहती है। अब उदाहरण के लिए 1970 के दशक में भारत रूस बनाम पाकिस्तान अमेरिका का शक्ति संतुलन था, लेकिन 2000 के दशक में भारत अमेरिका बनाम पाकिस्तान चीन समूह का शक्ति संतुलन बना हुआ है। हर राष्ट्र अपने ऐसे इंटरेस्ट समूह का चयन करता है जिससे उसके राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हो। अब पाकिस्तान के लिए जो है जो चाइना का सपोर्ट करना वो दो तरह से है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भारत के बीच जो है तनातनी शत्रुता है और पाकिस्तान की भारत के साथ भी शत्रुता है, इसलिए पाकिस्तान ने चाइना को चुना हुआ है। और भारत और अमेरिका का इसलिए गठजोड़ है कि अमेरिका जो है वो चाइना के विरुद्ध संघर्ष करता है, चाइना के साथ उसकी तनातनी है, इसलिए वो
चाइना को कमज़ोर करने के लिए भारत का साथ दे रहे हैं। तो एक प्रकार से ये बैलेंस ऑफ पावर जो है स्थापित हो चुका है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारे राष्ट्रों के इसी तरह के बैलेंस ऑफ पावर है। जब भी अरब इजराइल संघर्ष होता है तो अमेरिका जो है वो इजराइल का साथ देता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र इसी तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर अपने अपने समूहों का चयन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। शक्ति संतुलन की एक बड़ी पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा की। विश्व में हर राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता रखता है। 1948 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष हुआ तो उस समय से इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ मित्रता बनाए हुए है और वहीं फिलिस्तीन को अपनी सुरक्षा के लिए इस्लामिक राष्ट्रों के सहयोग की अपेक्षा रहती है। शक्ति संतुलन की पहचान भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट आने के बाद होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के समय पता चलता है कि शक्ति संतुलन किसके पक्ष में है। शक्ति संतुलन की एक पहचान गतिशीलता की भी है कि इसका स्वरूप गतिशील है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र उस समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने पक्षों में बदलाव करते रहते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल कभी भारत के पक्ष में रहता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसका झुकाव चीन की ओर हो गया। इसी तरह समय भारत लंबे समय तक रूस के पक्ष में रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत के राष्ट्रहित अमेरिका के साथ गहराई से जुड़ गई और रूस के साथ पहले वाले घनिष्ठ संबंध नहीं रहे। इस प्रकार तराजू के दो पलड़ों की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन बनते हैं, बिगड़ते हैं। अमेरिका कभी पाकिस्तान के पक्ष में होता था, आज अमेरिका जो है चाइना के कारण भारत के पक्ष में है। तो राष्ट्रों का जो बैलेंस ऑफ पावर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसमें गतिशीलता दिखाई देती है। समय परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव आता रहता है। शक्ति संतुलन की एक बड़ी पहचान, उसकी विशेषता ये है कि शक्ति संचय और शक्ति में वृद्धि जो है राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा का हुआ है। राष्ट्र हमेशा ही शक्ति का संचय करने में, शक्ति की अभिवृद्धि करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति की प्रतिस्पर्धा का होना शक्ति संतुलन पर गहरा प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए चीन जैसे जैसे दक्षिण चीन सागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, वैसे इसके विरोधी राष्ट्रों में एकता और गठजोड़ मजबूत हो रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व ताइवान में मधुर संबंध व एकता बढ़ती जा रही है। चीन जो है दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में लगातार प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इसके साथ ही जापान, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्री भी जो एक प्रकार से चीन की विरोधी हो गई है। और चूँकि भारत भी चीन का विरोधी है, इसलिए जो है इनके भारत के साथ संबंध मजबूत हो रही है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन की एक बड़ी पहचान है शक्ति में अभिवृद्धि की होड़ है। राष्ट्र अपनी शक्तियों में निरंतर जो है संचय करते रहते हैं और ज़्यादा अभिवृद्धि करने का प्रयास करते हैं। शक्ति संतुलन की एक पहचान राष्ट्रों की सक्रियता भी है। इसमें राष्ट्र सदैव सक्रिय रहते हैं। कोई महान या प्राचीन शक्ति वो शक्ति संतुलन में यथास्थिति चाहती है कि उसका प्रभाव ज्यों का तो बना रहे। ये बड़ी शक्ति शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में रखती है, जबकि नए और विकासशील देश जो है वो राज्यों की स्थिति में बदलाव चाहती है। इस प्रकार शक्ति संतुलन एक प्रकार से राज्यों की सक्रियता से परिवर्तित होता रहता है। जैसे लंबे समय के बाद जो है रूस यूक्रेन संकट ने रूस की राष्ट्रीय शक्ति के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। रूस ने सिद्ध करके दिखा दिया है कि वो आज भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री और यूरोपियन यूनियन के चलते भी वो अपने जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय है उसको प्रभावशाली ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकता है।
तो राष्ट्र की सक्रियता जो है वो शक्ति संतुलन की पहचान हमें दिखाई देती है। शक्ति संतुलन के बहुत सारे करैक्टर हैं, बहुत सारी पहचान है, बहुत सारे लक्षण हैं इसकी और बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसका हमने अध्ययन किया। अब प्रश्न उठता है कि शक्ति संतुलन को हम बनाने के समय कौन से साधनों का प्रयोग करें, कैसे शक्ति संतुलन को हम स्थापित कर सकते हैं। शक्ति संतुलन के प्रमुख साधनों में पहला साधन शस्त्रीकरण का है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी राष्ट्र परस्पर हथियारों के उत्पादन और संख्या में वृद्धि करके शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रों को अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। 1945 से लेकर के 1991 तक सोवियत रूस और अमेरिका के बीच साम्यवाद एवं पूंजीवाद की लड़ाई ने दोनों पक्षों में अस्त्र शस्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान मानते हैं कि शस्त्र प्रतिस्पर्धा एक प्रकार से राष्ट्रों के बीच भय का संतुलन बनाए रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान ये मानते हैं कि कहीं न कहीं शस्त्र अस्त्र प्रतिस्पर्धा जो है वो शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक तरीका है। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में जब भारत ने पोखरण 2 किया, उसके जस्ट कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट की। एक प्रकार से दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच ये शक्ति संतुलन को स्थापित करना था। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उसका प्रतिद्वंदी राष्ट्र भारत जो है परमाणु प्रतिस्पर्धा में उससे आगे हो, इसलिए उसने भी परमाणु विस्फोट किए और एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसने ये बैलेंस ऑफ पावर दिखाने का प्रयास किया। बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित करने का दूसरा बड़ा जो माध्यम है गठबंधन का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण साधन गठबंधन का निर्माण करना है। राष्ट्र अपनी शक्ति में अभिवृद्धि के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ मिलकर गठबंधन का निर्माण करते हैं। राष्ट्र गठबंधन के माध्यम द्वारा आक्रमण से बचाव का प्रयास करते हैं। गठबंधन आक्रमणात्मक और रक्षात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आक्रमणात्मक गठबंधन शक्ति संतुलन में अपने हितों के अनुरूप बदलाव चाहते हैं, वहीं रक्षात्मक गठबंधन शक्ति संतुलन में यथास्थिति चाहते हैं ताकि उनके हित सुरक्षित रहें। शक्ति संतुलन में गठबंधन स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। गठबंधन स्थायी और अस्थायी स्वरूप में भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक कारकों का योगदान रहता है, यानी कहीं ना कहीं गठबंधन की आवश्यकता होती है शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर देखें तो पाकिस्तान का साथ जो है चाइना दे रहा है और भारत का साथ अमेरिका दे रहा है, तो एक प्रकार का यो गठबंधन है दोनों तरफ प्रतिद्वंदी राष्ट्रों का। इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और गल्फ कंट्रीज जो है वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, तो दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष गठबंधन है। बैलेंस ऑफ पावर जो है शक्ति संतुलन में बैलेंस ऑफ पावर का एक बड़ा मेथड जो है क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन है। यानी जब एक शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति में अभिवृद्धि कर लेता है तो दूसरे राष्ट्रों के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेता है, तो उससे शक्ति संतुलन बिगड़ जाता है। शक्ति संतुलन से प्रभावित राष्ट्र दोबारा शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा नियंत्रण में लिए गए क्षेत्रों का समानुपात करके विभाजन करने का प्रयास करते हैं ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विरोधी समूह को या तो नियंत्रित क्षेत्र का उचित हिस्सा प्रदान किया जाए। इसमें जो उदाहरण है पोलैंड का दिया जा सकता है कि पोलैंड का 3 बार विभाजन किया गया, तीनों ही बार इस तरह से बंटवारा किया गया कि शक्ति संतुलन बना रहे। शक्ति संतुलन को स्थापित करने का एक तरीका हस्तक्षेप का है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन की जो स्थापना है वो दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करना है। जैसे 1980 के दशक में रशिया ने और 2000 के दशक में अमेरिका की सेनाओं ने अफगानिस्तान में
प्रवेश किया और एक प्रकार से अफगानिस्तान में बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्तिशाली राष्ट्र हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, वहीं कमजोर राष्ट्र हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। 1945 से 1991 तक रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध ने साम्यवाद बनाम पूंजीवाद विचारधारा के आधार पर दोनों राष्ट्रों में शक्ति प्रदर्शन एवं शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार हस्तक्षेप किया। शक्ति संतुलन एक प्रकार से जो बड़े राष्ट्र हैं उसके हस्तक्षेप से प्रभावित होता है। जैसे पाकिस्तान का साथ जो है वो चाइना दे रहा है और भारत का साथ अमेरिका दे रहा है। जब भी दोनों के बीच तनातनी होती है तो एक प्रकार से बड़े राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करते हैं। इसी तरह से इजराइल और फिलिस्तीन संकट में अमेरिका या गल्फ कंट्रीज़ का जो है इंटरवेंशन रहता है। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। बैलेंस ऑफ पावर को स्थापित करने का एक तरीका बफर स्टेट का है। बफर स्टेट का मतलब मध्यवर्ती राज्य। दो बड़े राज्यों के बीच, दो बड़े शत्रु राज्यों या राज्य समूहों के बीच अगर कोई ऐसा छोटा क्षेत्र या राज्य है जो न्यूट्रल रहता है तो वो दोनों राष्ट्रों के बीच जो तनाव टकराव है उसको कम कर देता है, बैलेंस को बनाए रखने का प्रयास करता है। युद्ध में तटस्थ या जो राज्य होते हैं वो भी शत्रु राष्ट्रों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे यूरोप के बीच जो टकराव को लेकर के स्विट्जरलैंड ने कभी युद्ध में भाग नहीं लिया। स्विट्जरलैंड ने बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने का प्रयास किया। जब तक तिब्बत पर चीन ने नियंत्रण स्थापित नहीं कर लिया, तिब्बत भारत और चीन के बीच एक प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर था, शक्ति संतुलन था एक प्रकार से। लेकिन जैसे ही तिब्बत पर चीन का आधिपत्य हो गया तो चीन और भारत के बीच जो है सीधा तनातनी बढ़ गई, सीधा टकराव बढ़ गया। और यही कारण है कि अब लद्दाख जैसे क्षेत्र में चीन की सेनाओं के साथ भारत की सेनाओं का सीधा टकराव जो है कई बार हमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखने को मिलता है। तो दो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच अगर कोई छोटा देश है, राज्य है, वो उन प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच बैलेंस को बनाए रखने का एक प्रकार से उसका सिचुएशन होती है। बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक बड़ा साधन विभाजन एवं शासन की है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभाजन और शासन के डिवाइड एंड रूल के द्वारा भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। इस विधि में कोई राष्ट्र अपने शत्रुओं को शक्तिशाली नहीं बने देता, वह उन्हें फूट डालकर संघर्ष एवं तनाव पैदा करता है ताकि शक्ति संतुलन उसके पक्ष में बना रहे। इंग्लैंड ने अपने राजनीतिक इतिहास में साम्राज्यवादी नीतियों के लिए विभाजन एवं शासन की नीति को अपनाया और डिवाइड एंड रूल के कारण ही लगभग आधी दुनिया पर उसने लंबे समय तक शासन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को अमेरिका व चीन के शक्ति संतुलन के रूप में देखा जा सकता है। तो विभाजन और शासन करने की नीति यानी किसी पक्ष को कमज़ोर करके उसकी शक्ति को कम करना, एक प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने के ये 6 तरीके हैं जिनको भिन्न राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दौरान प्रयोग में लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। शक्ति संतुलन का बहुत बड़ा महत्व रहा है विश्व शांति सुरक्षा को स्थापित करने में। लेकिन फिर भी बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि शक्ति संतुलन की धारणा जो है तथ्यों से परे है, इसमें वास्तविकता नहीं है। कई दृष्टिकोणों से शक्ति संतुलन की आलोचना की जाती है, जिसमें पहली आलोचना है शीत युद्ध काल। आलोचक मानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच 1945-91 के बीच शीत युद्ध चला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद विरुद्ध पूंजीवाद का यह शक्ति संतुलन बना रहा। सोवियत रूस के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय होगी। आलोचकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन की प्रासंगिकता अब नामात्र की रह गई है, क्योंकि अमेरिका जो है एकल विश्व ध्रुवीय व्यवस्था का एकमात्र नेता रह गया, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर का जो है कोई अस्तित्व नहीं रहा। दूसरी आलोचना है कि शक्ति संतुलन परिवर्तनशील। शक्ति संतुलन हमेशा स्थायी नहीं रहता। आलोचकों का कहना है कि शक्ति संतुलन हमेशा बदलता रहता है।
राष्ट्र समय और परिस्थिति के अनुसार शक्ति संतुलन समूह में बदलाव करते रहते हैं। उदाहरण के लिए 2000 तक भारत रूस को मजबूत गठजोड़ के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले 2 दशक से भारत व अमेरिका गठजोड़ जो है निरंतर मजबूत हो रहा है। शक्ति संतुलन की एक बड़ी आलोचना है कि पूर्ण संतुलन असंभव है। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्ण शक्ति संतुलन असंभव है। तराजू के 2 पलड़ों की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच संतुलन दिखाई नहीं देता। शक्ति संतुलन राष्ट्रों के बीच शक्ति का भौतिक पदार्थों की तरह माप नहीं किया जा सकता। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक स्थिति का मापन केवल युद्ध के समय ही लगाया जा सकता है। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 1 महीने से ज़्यादा समय तक चला। अभी रसिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष जो है पिछले 1 साल से ज़्यादा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन दोनों राष्ट्रों में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर भी काउंटर बैलेंस जो है यूक्रेन की ओर से लगातार रसिया के विरुद्ध किया जा रहा है। तो पूर्ण शक्ति संतुलन असंभव है, लेकिन हम जो शक्ति संतुलन है उसका भी युद्ध के समय पता लगा सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र या राष्ट्र समूह शक्तिशाली है और कौन सा राष्ट्र या राष्ट्र समूह कमज़ोर है। शांति काल में शक्ति की पहचान। आलोचक मानते हैं कि शक्ति संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहचान करना बहुत कठिन है। शक्ति संतुलन किसके पक्ष में और किसके विरुद्ध है और किसका पक्ष कमज़ोर है, इसकी पहचान केवल युद्ध के समय दिखाई देती है। उदाहरण के लिए इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन युद्ध के समय वह खाड़ी देशों को कई बार हरा चुका है। इसलिए शांति काल में इसकी पहचान करना बड़ा ही कठिन है। आलोचक मानते हैं कि छोटे देशों का निर्णायक महत्व नहीं। शक्ति संतुलन की एक महत्वपूर्ण आलोचना है कि छोटे राष्ट्र जो हैं, जिनकी जनसंख्या काफ़ी सीमित है, जिनका भू क्षेत्र सीमित है, जिनका आर्थिक विकास बिल्कुल कम है, औद्योगिक विकास कम है, राजनीतिक विकास नहीं हुआ है, पिछड़ापन है, ऐसे राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए हमेशा निर्णायक शक्ति का ही महत्व रहता है। जो बड़े राष्ट्र हैं, पावरफुल कंट्री हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही शक्ति संतुलन को स्थापित करते हैं। छोटे कमज़ोर राष्ट्र या विकासशील राष्ट्रों का उतना निर्णायक महत्व नहीं है। जैसे 1991 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया, कुवैत को अपना प्रांत मान लिया और कुवैत ने जब यूएन में एप्लीकेशन दी तो उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में 25 राष्ट्रों की सेनाओं का गठन हुआ और एक लंबे संघर्ष के बाद जो है कुवैत को इराक से मुक्त करवा लिया गया। तो एक प्रकार से 1991 के इराक कुवैत वार में अमेरिका की प्रभावशाली भूमिका रही कुवैत को आज़ाद करवाने। तो छोटे राष्ट्रों का उतना महत्व नहीं है जितना कि बड़े राष्ट्रों का निर्णायक महत्व। आलोचक मानते हैं कि सैन्य गठबंधनों का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सैन्य गठबंधनों का अस्तित्व बिल्कुल ही नहीं है। पहले सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट था, ये सारे धीरे धीरे जो है समाप्त हो गए। वर्तमान में केवल एक ही सैन्य संगठन है, नाटो। अन्य सभी सैन्य गठबंधन जो है समाप्त हो गई। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर जो है वर्तमान समय में पूरी तरह से रेलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में सैन्य संगठनों को लेकर के कोई प्रतिद्वंदिता ही नहीं है। आलोचक यही मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरुद्ध है। बैलेंस ऑफ पावर में कहीं न कहीं शक्ति का प्रभाव बना रहता है और शक्ति का प्रभाव, शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना, उसको बढ़ावा देना एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरुद्ध है, क्योंकि ये राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद की संकीर्णता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रवाद की सीमाओं को पार करने के लिए एक प्रमुख अवरोधक बना हुआ है। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर की अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरुद्ध मान करके इसकी आलोचना की जाती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर का क्या अर्थ है, बैलेंस ऑफ पावर के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, शक्ति संतुलन की पहचान क्या है, शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या है, शक्ति संतुलन के लक्षण क्या है,
शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बनाए रखने के लिए कौन से साधन हैं, कौन से तरीके हैं, जिसमें 6 प्रकार के तरीके जो है आपको बताए गए। उसके बाद शक्ति संतुलन का 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या कोई रेलेवेंट है, प्रासंगिकता है, क्या आज के समय में शक्ति संतुलन व्यवहार्य है, स्वीकार्य है, उसमें वास्तविकता दिखाई देती है। तो शक्ति संतुलन से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।